मिनिस्टर मर गया है, हार्ट अटैक। साफ साफ हिंदी में बताएं तो दिल का दौरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखने में डॉक्टर को कोई नुकसान तो नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं इंक्वायरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं डॉक्टर बस हार्ट अटैक लिख करके कलम को बंद कर दे। एनी मोर डाउट? हाँ, ऐसा ही रहना चाहिए। ओके जी नमस्कार। अरे मुझे इतनी इज्जत मत दो यार, चाहे कुछ भी हो। मेरे मंत्री के अंतिम कार्यक्रम के बाद उस सीट पर तुम ही बैठने वाले हो, बैठो। आपकी बात तो सही है नटराज सर। इलेक्शन के वक्त मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था सर। किसने कहा इंतजार के लिए? आप ही ने तो कहा था सर। ऐसा क्या? जो भी चल रहा है उसे चलने दो यार, ये पॉलिटिक्स है। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। ये बहुत नसीब वाला है, बेचारे को सोते वक्त ये भी नहीं पता कि ऊपर वाला कब जान ले लेगा। अरे सर, मंत्री मरने के बाद लोकसभा में एक सदस्य कम हो जाएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी न होते हुए भी वो सरकार चला रही है। और आज की डेट में अपोजिशन पार्टी को एक सीट जरूर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसी लिए तो पैदा हुआ है हमारे कृष्णा का बेटा विश्वनाथ। बाई इलेक्शन अगर हार भी गया तो कोई बात नहीं। वो हमें सपोर्ट करेगा क्या? अकेले ही पार्टी से निकल गया, बाप का बेटा है वो। 2 पार्टियों में अकेला ही जीतता है वो। तो क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर का लाडला है विश्वनाथ, जरूर सपोर्ट करेगा। ये बात सीएम ने कही है। तो सपोर्ट मिलेगा क्या? आने वाले इलेक्शन में होम मिनिस्टर तुम ही बनोगे। मरे हुए मंत्री के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद सब लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे। फैसला भी ये नटराज ही करेगा। यही होगा, जो कहा यही होगा। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों माने हमारी बात? वही बनेगा। आपकी बात मान ही नहीं सकते, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों माने? बिल्कुल नहीं है। सब शांत रहो, शांत रहो। मैं सर से बात करता हूँ। सर ये सही कह रहे हैं सर। इतने सालों से ईमानदारी से हम आपके साथ जुड़े हुए सर, और कल काया लौंडे को आप मिनिस्टर बनाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर। हमें आप क्या समझते हैं सर? हाँ, भले हमारा राज खत्म हो जाए, लेकिन विश्वनाथ को हम होम मिनिस्टर जरूर बनाएंगे। अब उनको क्या कमी है जो उनको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं? सच बताइए सीएम साहब, क्या विश्वनाथ को मंत्री बनाने के लिए क्या आप ही ने बालाकृष्णन को जान से मरवाया है? यार मिस्टर मिनिस्टर, हमारा बात पे कभी भी सच्चाई न हो। मैं सीएम हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। राजनीति में वो पिल्लर की तरह है, उसके चले जाने से मंत्रिसभा कैसे चलेगी? राजनीति दुश्मनों और राउडीज के हाथों में और धोखेबाजों के हाथ में चली जाए, इससे तो अच्छा है। हाँ, विश्वनाथ को हमें अपने पास रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है, और उसका एक कारण भी है। उसके पिताजी और हमने उसकी बहुत बेइज्जती की। उसी दिन मैंने फैसला कर दिया था, उसी दिन मैंने प्रण किया था कि उसे होम मिनिस्टर बना करके ही रहूंगा। और तुम लोगों को पता है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम उससे सपोर्ट मांगेंगे तो वो जरूर हमें सपोर्ट करेगा सर, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल अलग है। इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन इस समस्या को अगर हम अपने मन में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट होम मिनिस्टर कौन बनेगा ये हम फैसला करेंगे। मैंने भी अपने किए वादे की इज्जत करूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। नटराज सर, आपको पता होगा सिर्फ उसके पार्टी में होने से हमारी पार्टी बड़ी नहीं हो जाएगी। 8 लोग और भी हैं मेंबर हमारे साथ, तो फिर उन 8 लोगों को अभी हटा दो। हम चाहे तो दोबारा री इलेक्शन करेंगे। इस पार्टी को कैसे चलाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई खिलवाड़ नहीं है ये, और होना भी नहीं चाहिए। आगे की पूरी कार्रवाई और स्ट्रेटेजी मैं बना चुका हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए वही बनेगा होम मिनिस्टर। उसके लिए हमने क्या क्या किया ये बात तुम लोग नहीं समझोगे और न समझने की कभी कोशिश करते हो। तुम लोग जानते हो अगर वो होम मिनिस्टर नहीं बना तो हमारा इलेक्शन जितना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो हार्ट अटैक से मर गया तो नहीं। सीएम तो विश्वनाथ को ही पसंद करते हैं, उसके सिर पर ये ताज रहने दो। मैं जानता हूँ धोखेबाज है उसका पिता, पर उसको ही रहने दो। क्या कर सकते हैं?
उनकी चाहत है तो उन्हें अपने बेटे को ये ताज देने दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे वो काम करने दो। क्यों सर, मैंने सही कहा ना? आप उसे ही वो पद दे दो। मैं विश्वनाथ ये शपथ लेता हूँ, तमिलनाडु के मंत्री पद पे मंत्री बनके पूरे तमिलनाडु की सेवा करूंगा और उनकी हिफाजत भी करूंगा। जाति धर्म को ना देखते हुए सबकी एक समान सहायता करूंगा और पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मंत्री पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा और आप सभी लोगों की तहे दिल से सेवा करूंगा और आप सभी से जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करूंगा और अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाऊंगा। हम बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे की बात करेंगे, समझ गए ना डीजीपी? सर बैठिए। आपको तो सब मालूम ही होगा, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं जी पाता। मैं ऐसे सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर सच बताऊं तो सिर्फ एक रात में तमिलनाडु पुलिस यहाँ ठीक से काम करे तो सभी दुश्मनों का सफाया हो सकता है। बस एक बार अगर हमने उनके खिलाफ सख्ती बरती ना तो हमारे देश के लोग अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन सर ये पॉलिटिक्स मैं भी ये बात करता हूँ। इसी ट्रिक से राजनीति करने आए लोग कंधे पे गमछा डालकर राउडियों का सपोर्ट करते और देश का नाम खराब करते हैं। हमारे यहाँ की औरतें जो हथियार यूज करती उसका नाम क्या है? सर उसका नाम बेलन है। हाँ वही। अगर उसी से उन्हें 1 घंटा उल्टा लटका कर मारेंगे तो कोई भी हमारे देश में कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा और ना ही कोई हमारे देश के बारे में गलत सोचेगा। इसी तरह हम उनका सफाया भी कर सकते हैं। सही है सर। और अपने यूनिफॉर्म को कोई ना ही गुंडों के सामने, ना ही पैसों वालों के सामने, ना ही गुलामों के सामने ना वर्दी उतारना पड़ेगा और ना ही उनके सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले चाहिए जिनको देखकर गुंडों की रूह कांप जाए। ऐसे 10 पुलिस वालों को ढूंढो जिसको हमारे देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्टेनली आई विल टेक द नेसेसरी एक्शन, बट वन थिंग, आपके कहने के अनुसार उन 10 को हमारे डिपार्टमेंट में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है सर। तो फिर उसे आसान बनाओ। हमारे पुलिस वालों को वीरता और कामयाबी में हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन पहले के नेताओं ने उन्हें काम नहीं करने दिया, उनका हाथ बांधकर अपने पीछे घुमाते थे। ये बात आप समझ गए और इस बात से बहुत खुश हैं। 450 पुलिस स्टेशन में और 60,000 जो पुलिस वाले हैं वही हमारी जायदाद हैं। सिर्फ एक बार टिगर दबाए तो हर मिनट में 800 गोलियां बाहर आएगी। AK-47 हथियार रखने वाले आतंकवादियों को संभालने के लिए ही हमारे पास रहे बंदूक की गोलियां अगर हमारे आदेश अनुसार चले तो, नहीं तो हम आतंकवादी नहीं बल्कि बिल्ली मारते रह जाएंगे सर। हमें सब बदलना होगा। अगर हमारे बगल के स्टेट में बम ब्लास्ट हुआ तो और हमारे यहाँ नहीं होगा, हम यही सोच रहे थे लेकिन हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। लोग हमारे मूंछ के नीचे और नाक के अंदर घुसकर बैठ गए हैं। CBI रिपोर्ट है सर। इसीलिए हमारे शहर में हर गुंडों के पीछे, छोटा हो या बड़ा, पुलिस रहनी चाहिए। हाँ। मेरे लोगों को अगर कोई समस्या हुई तो इसे देखकर मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। हमारे सभी साधारण लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं बनेगी हमारी ये पुलिस। सर, लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। आप जैसा अच्छा नेता मिलने से हमारी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा सर। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो सर। मैं चलता हूँ सर। जय हिंद सर। हमारे खिलाफ खड़े रहने वाले से हमें डरना नहीं है और कमजोर लोगों का बेवजह खून नहीं बहाएगी हमारी पुलिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रेस वाले अपने TRP के लिए मरे जा रहे हैं। मैं आपके साथ आ रहा हूँ, ये देख लिया तो उनके तो मजे हो जाएंगे लेकिन बाकी मंत्री जलकर मर जाएंगे सर। यहाँ पर जितने भी मंत्री रहते हैं उनके पीछे चलने वाली गाड़ियों का डीजल का खर्चा कम किया तो यहाँ पर रहने वाले सभी गरीबों को सिर्फ 1 किलो चावल हम 1 रुपए में दे सकते हैं। हर मंत्री अपनी गाड़ी पर सायरन बजाते हुए जाता है। वो उनकी गाड़ी है या फिर कोई एम्बुलेंस है। अगर किसी नेता का बेटा गाड़ी में जाता है तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे डंडे से मारना, समझ गए ना? खून करने के इरादे से जो निकला है खून ही करेगा। लेकिन किसी ताकतवर आदमी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया तो खून करने वाले को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे को मैं जरूर खड़ा करूंगा। हेलो, हाँ मैं विश्वनाथ। मैं बोल रहा हूँ नटराज। बोलिए ना सर। ये बताओ तुम क्या बिजी हो? बात क्या है वो बोलिए। उम्र कैद में रहे पिछले 5-6 सालों से जो कैदी कैद में हैं, उन्हें रिलीज करने के बारे में जेल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन होम मिनिस्टर के पास से आई थी क्या? हाँ। उसके लिए उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है क्या? लेकिन वो सब भी मर गए थे ना, उनका लिस्ट में नाम नहीं था।
उनको रिलीज करने के लिए एक भी नाम लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं था। वन मिस्टर बाल सुब्रमण्यम। बाल सुब्रमण्यम? हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है भाई। अगर तुम चाहो तो। मैं अभी अभी पद पे आया हूँ, फाइल पढ़कर बताऊंगा। क्या हुआ सर बाला सुब्रमण्यम को? तुम उस आदमी को जानते हो क्या? जानता हूँ सर, वो एक आतंकवादी है। मैं नॉर्थ मंडल में आईजी रहते वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ था। ये माधव को ट्रैफिक इंचार्ज बनाने के बाद सिटी पूरा ट्रैफिक से बढ़ गया सर। दरअसल सर उस कॉर्नर के पास से रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, इसीलिए ट्रैफिक बढ़ गया है। दरवाजा खोलो। हे, हथियार फेंको। हे! अरे स्कूल जा रही हो क्या? हाँ, टाटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आजा प्यारी बेटी, बैठ जाओ, चलेंगे। वो उठ गया है क्या? उठ गए हैं और पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब नीचे आएगा तो मैं उससे मिलती हूँ। ये सुबह सुबह सास बहू में क्या डिस्कस चल रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये ले प्रसाद ले। क्या माँ, अभी भी यही सब लगा के रखा है? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं रहा मैं। सिर्फ आज के लिए मम्मी की बात मान लीजिए ना, वो सुबह सुबह उठ के आपके लिए मंदिर गई थी। ओह ठीक है, माँ मेरे लिए प्रसाद लेकर आई है तो माँ ही मेरे माथे पर लगा दे। आज का दिन किस लिए खास है पता है? सब दिन की तरह आज का भी दिन होगा। आज का दिन नहीं है, आज तेरा जन्मदिन है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। गंगा, ऊपर से जाकर मेरी फाइल लेकर आओ, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। जब देखो आपकी मीटिंग ही रहती है, परिवार के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये मजाक कर रही है, इसे जाने दो। जन्मदिन के दिन भी मैं अपनी स्टाइल में अच्छा बहुत लगूंगा। अच्छा, कोई भी नजर नहीं लगाएगा, डरना मत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब बड़े बात करो तो बीच में मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं आता क्या इसको। तुम दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो आपस में? हाँ, तुम मिनिस्टर बन गए हो लेकिन अभी भी बच्चे हो। तुम फालतू की बातें बंद करो और जाकर पढ़ाई करो, जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे आप अचानक यहाँ पर आज कैसे? अब हमारे बीच में प्रोटोकॉल फॉर्मेलिटीज की क्या बात है? हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। बाला सुब्रमण्यम के बारे में? हाँ। आप इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, मुझे उसका एड्रेस पता करना था, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये उसका पहला अटेम्प्ट कहाँ था, पैसा देकर के उसने पहली ट्रेनिंग कहाँ ली थी, वो जानना है। इंडिया को डराने वाला मुंबई टेरर अटैक में पकड़ा गया अजमल कसाब का भी ये फर्स्ट अटैक है। अरे नहीं, ये बिल्कुल वैसा केस नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। मैंने उसे रिलीज कराने के लिए मैंने एक लिखा हुआ पत्र रिव्यू कमेटी को गवर्नमेंट से रिकमेंड करवाया था। उस पर पुराने होम मिनिस्टर ने साइन किया था, लेकिन सॉरी, इस बात के लिए नटराज सर मुझसे यहाँ मिलने के लिए आएंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी सारी डिटेल्स मुझे अच्छे से पता है। जिन लड़कों के पास काम नहीं रहता उन्हें पकड़कर उन्हें आतंकवादी बना देता है और हमारे मशहूर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं। मुंबई में, कश्मीर में, आसाम में, वहाँ पर जैसा किया वैसा ही तमिलनाडु में भी करना चाहते हैं। यही उनका टारगेट है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये हमारी पुलिस की इंक्वायरी और पूछताछ ही है सिर्फ। आप तो हमारी पुलिस को बहुत अच्छी तरह जानते हो। चोर को पकड़ने के अलावा सड़क से किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, ये तो उनके लिए छोटी सी बात। प्लीज, इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी। आप जाकर उसके वकील को ये बात समझा देना। वो जितनों को भी सिफारिश के लिए भेजे या जितनों को भी पैसा देगा या जितनी भी गलत रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट मुझे दे, लेकिन उस रिपोर्ट पर ये होम मिनिस्टर विश्वनाथ कभी भी साइन नहीं करेगा। सो प्लीज। बाहर जाने का रास्ता मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर विश्वनाथ। मेरा काम था समझाना, नहीं तो अच्छी तरह समझाना जानता है नटराज। समझ गया ना? चलता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं एक रास्ता बता देता हूँ। अचानक से अगर हार्ट अटैक आ जाए तो मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। आज 14 नवंबर है, ऑफिशियली कोई काम नहीं है। फिर मैंने
सोचा कि असेंबली में जाकर मैं देख कर आऊं, लेकिन वहां जाकर मुझे फायदा हुआ। अगर मुझे इस बात की जानकारी नहीं होती, जोसेफ भाई हॉस्पिटल में थे और अब वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ गए। ये मेरे पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं। फिर भी मैं उनको भाई कह रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी जो उन्हें कहते थे मैं भी वही कहता था। फालतू चीजों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ने वाले ये ऐसे इंसान हैं। घर के अंदर बैठकर सूरज को भी ये देखना पसंद नहीं करते हैं। उनके आसपास कोई रिश्तेदार ना हो, यही सोचकर ये अकेले जीवन व्यतीत करते हैं। ये अकेले शेर हैं। अंदर आजा भाई। मिनिस्टर को बात करने के लिए टाइम हो तो बात कर सकते हैं। पीने के लिए यहाँ पे सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। तुम बिजी हो, पूरा स्टेट घूमने से तुम्हें फुर्सत कहाँ है? इस बुढ़े से मिलने के लिए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए मिनिस्टर साहब? मुझे आज ही पता चला कि आप डिस्चार्ज हुए। बाहर कभी भी नहीं गए, ऐसा रहे तो ऐसा ही सोचा होगा। 70 सालों से मुझे बोनस अलाउंस के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अभी दोबारा अटैक आए तो मैं जरूर चला जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शमशान ही आना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाइए। इन सब की क्या जरूरत है? मुझे जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आहा, तुम इस लाल बड़ी गाड़ी से आए हो? पुलिस के साथ नहीं आए क्या? मैंने मना किया था। ओ न्याय, आज के जमाने में भला कहाँ मिलने वाला है? वैसे भी कोई है क्या? इस शहर में न्याय के रास्ते पे चलने वाला कोई है भी क्या? तुम्हें जिंदगी जीना सीखना चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करने वाले और साथ देने वाले लोगों को तुम्हें भूल जाना चाहिए। रिश्ते नातों को छोड़ देना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम बड़े मंत्री कहलाओगे। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर तुमने गलती की तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। ये है पार्टी और पार्टी का न्याय। अच्छा ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानिए, आप तकलीफ मत उठाइए। जाने दो, जाने दो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, तो तुमसे क्या डर जाऊंगा मैं? सबसे पहले गरीबों की मदद करने के लिए आगे आने वाला मैं, फिर पार्टी के आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाला, लेकिन सबने मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया था। इल्जाम लगाया कि मैंने लोगों के खिलाफ गलत कदम उठाया। बचपन से पार्टी के भले के लिए सोचा और धोखेबाज कह के मुझे पार्टी से बाहर निकलवा दिया गया था। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे उन लोगों ने ही मेरा पूरा सपोर्ट किया था। पद के लिए मैं कभी कुछ नहीं सोचा था। उस वक्त पुलिस के मार से मुझे कभी पानी भी न मिले ऐसा बंदोबस्त किया था लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई थी। कौन क्या है उसी दिन देख लिया था मैंने। तुम्हारे पिता को कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए उसकी जीत की शक्ल में तुम हो। ये मत भूलना तुम बेटा। नहीं जोसेफ भाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जिगरी दोस्त के बेटे से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। कोई भी हिसाब किताब में धोखा ना करने वाले तुम्हारे पिता के मन में एक बात हमेशा आती थी कि हमारी कॉलोनी में रहने वाले सभी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन चाल चल करके तुम्हारे पिता को पार्टी से निकाल दिया गया था। तुम्हें उसको ठीक करना है, और इसी बात को नियम बना करके अगर तुम अपने रास्ते पे चलोगे तो तुम बहुत जल्द ही कामयाब हो जाओगे बेटा। माफ कीजिए, मैं आपसे मिलने देर से आया। सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा यहाँ रहूंगा। तुम्हें और भी बातें बताऊंगा। मैं इस भाड़े के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जा बेटा। अरे अशरफ, तुम यहाँ पर? इस तरफ विश्वनाथ भाई की गाड़ी देखे तो मैं मिलने आ गया। विश्वनाथ भाई, एक लात मारूं तुझे? तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो दिलीप, तुम अशरफ के गाड़ी के पीछे आओ। ठीक है। मुझे तुम्हारे घर चल के तुम्हारे माता पिता से मिलना है। आओ चलो। हाँ। पुलिस की चेकिंग चल रही है। अगर वो रोके तो तुम कुछ मत बोलना। गाड़ी रोको।
तुम जाकर बात करो। मैं जाके आता हूँ। गाड़ी का इंश्योरेंस तो खत्म हो गया है। आज मिडनाइट तक है सर, मैं कल भर दूंगा सर। हैं? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें देखना था। हाँ वो बात तो है सर, मैं भर दूंगा। अरे 50 रुपए देकर चला जा भाई। रिश्वत देने पड़ेगा। हैं? तो क्या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे? आज मिडनाइट तक इंश्योरेंस का टाइम है सर, तो मैं आपको क्यों पैसा दूं? पुलिस से ऐसे बात करते हैं क्या? वो देखो, वो ट्रक आ रहा है ना, वो राज सर का ट्रक है, उसे रोको नहीं, जाने दो। ठीक है सर। ए, पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? सर, हाथ हटाओ। जो ईमानदारी से काम नहीं करता उसे विश्वनाथ को सैल्यूट करने का हक नहीं। सर वो तो खाकी वर्दी पहनकर तुम लोग सड़क पर भीख मांगते हो और इस शराब की लॉरी को तुम लोग प्रोटेक्ट करते हो। हाँ सर वो तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से पब्लिक का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है, समझे? सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उतारो वर्दी और ये बैग। ऐसा ही राधा कृष्ण, अब कुछ दिन घर पर जाकर बैठ के बर्तन मांजो, समझे? अगर कोई गलती करता है तो उस पर हाथ उठाओ, भीख मांगने के लिए नहीं। इस लॉरी को कहाँ जाना चाहिए तुम जानते हो? हाथ तो लेके जाओ। अशरफ, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ सर। Sir, may I come in? यस कम इन। ओहो, तुम हो? Sir. शार्प 10:30 पर ही ज्वाइन करने वाला था, लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा था, इसीलिए लेट हो गया सर। उसकी कोई कमी नहीं है। हमारे लोग ही तकलीफ उठा रहे हैं ट्रैफिक में, जानते हो ना? जी सर। आखिर में अपनी जगह पे आकर के तुम बहुत खुश हो शायद, है ना? गुड टैलेंटेड 10 पुलिस वालों के बारे में मंत्री जी पूछ रहे थे, उसमें से एक तुम रहोगे, मैं समझ गया था। बैठो। पिछले मंत्रियों ने तुम्हारे साथ बॉल की तरह खेला है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ किया, मुझे पता है सब। अरे वहाँ तो क्या, मैं तो देश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ सर। जनता की सेवा के लिए ही तो मैंने ये यूनिफॉर्म पहना है। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो मिनिस्टर के मैटर के बारे में चिंता है? कोई बात नहीं, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अब तुम सही जगह पे जाने के लिए तुम्हें बुलाया उन्होंने। ठीक है सर। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आहा, हाय। आप आए हो? माँ आइए, अंदर आइए। माँ बाहर आइए, देखिए कौन आया है। आहा, ये क्या अचानक इतने दिनों बाद? हम जैसे ड्यूटी करने वालों को गवर्नमेंट कहाँ एक जगह काम करने देती है, बार बार ट्रांसफर कर देती है। वैसे सर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और हाँ, जब तुम आए हो तो खाना खाकर ही जाना। जी नहीं, आज नहीं, वो तो सर ने मुझे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया तो मैं आ गया। ओहो, वो कहेंगे तभी आप हमारे यहाँ आएंगे क्या? अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी और दिन आकर खाऊंगा, अपना ही तो घर है। इस तरह मुफ्त का खाना पुलिस वालों को नहीं खाना चाहिए। तुमने क्या कहा? तुम्हारे साथ जिसने पढ़ाई की मैं वही विश्वनाथ हूँ। मैं यहाँ का होम मिनिस्टर हूँ। ओह सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानता। माँ, ये खाना खा के ही जाएगा। आप तैयार करिए, आता चलो। हूँ। ठीक है। बैठो। क्या हुआ? मैं तुझे सैल्यूट करना चाहता हूँ यार, बहुत गर्व हो रहा है तुझे देखकर। कॉलेज के टाइम से ही तो कलेक्टर बनना चाहता था और आज देख बन गया, इसीलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। और तुम पुलिस बनना चाहते थे? हाँ, तुझे सैल्यूट करने वाला पुलिस, लेकिन तू कलेक्टर नहीं बना। तू तो कलेक्टर को ऑर्डर देने वाला मंत्री बन गया है। तुझे तो सैल्यूट करूंगा। हे, बैठो। सब कुछ सही तो चल रहा है ना? तुमने अचानक से मेरा ट्रांसफर यहाँ क्यों करवाया? एक सीरियस बात है यार, वो मेरे डिपार्टमेंट की बात है, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सेंट्रल जेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसी के संबंध में कुछ गुनहगारों की रिपोर्ट मुझे मिली है। ये सब बिहार में हो रहा था ऐसा मैंने पढ़ा, लेकिन ये तो यहाँ भी शुरू हो गया। मुझे इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन मुझे यकीन करना पड़ा। हमारे जेल के अंदर के कुछ अधिकारियों की मदद से रात के अंधेरे में कुछ गुनहगारों को बाहर भेजकर उनसे मर्डर कराया जा रहा है। उनमें से कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है और कुछ को कत्ल की। यही सब कैदी इसमें शामिल है और उनकी खबर न्यूज में भी आई है। रात में ये लोकल गुंडों के साथ अपना काम करते हैं और सुबह फिर वापस जेल में आ जाते हैं। इन सब का अंत करना ही होगा।
तुम चिंता मत करो, तुम बस ऑर्डर करो, मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। लेकिन उस क्रिमिनल के साथ भी बहुत से पुलिस वाले मिले हैं, इसलिए हमें बहुत होशियार रहना होगा। हमें कैसे भी करके इन लोगों को रोकना ही पड़ेगा। हमारे शहर की शांति बिगाड़ने वाले लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। बोलो क्या खबर है? सर वो हमें जो जानकारी मिली वो सच है। अभी से नहीं सर, पहले से शुरू हुई है। वो क्या हुआ, आगे बोलो। इसमें एक प्रॉब्लम है सर। इसी का तो इंतजार कर रहा था, बोलो। इस समस्या का कारण जो है वो है नटराज का भाई सर। वो इस काम को रहस्यमय तरीके से चला रहे हैं सर। हेलो हेलो। तुम अपना यूनिफॉर्म भूलकर तो नहीं आए हो? तुम्हारे सर पे टोपी है कि नहीं, उसकी तुम टेंशन छोड़ो और बस अपना काम करो। सर ये ऑपरेशन मीडिया को बताना होगा। तुम्हारे पीछे किसकी ताकत है तुम जानते हो? सच क्या है हमें लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर परफॉर्मेंस। अरे वाह, कॉफी आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो मैं समझ गई थी, तुम सब यहाँ कुछ न कुछ प्लान करके आए हो। सही कहा ना? तू तो सोच ही नहीं सकती कि क्या प्लान किया है। क्या प्लान है? तुम जिससे शादी कर रही हो मिनिस्टर के साथ रहने वाला एक ऑफिसर है, इसलिए ये पार्टी ग्रैंड होनी तुम चाहिए। सिर्फ कॉफी पिला रही हो, बहुत कंजूस हो तुम। ओके ओके, वो सब करूंगी। पहले ये कॉफी पी के रिलैक्स हो जाओ तुम सब। आप जिस नंबर पे अभी कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा है क्या? कैसे लगेगा, बहुत बड़ा आदमी है, कहीं ना कहीं काम में बिजी होगा, है ना? चुप कर। मैं आपको कॉल कर रही थी, कहाँ हैं आप? मैं भी आती हूँ। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। आज कौन सा दिन है पता है आपको? तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। सुनो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हे, आपने तो कहा था अगले फ्राइडे को आओगे। सच बताओ, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मैं इसी शहर में हूँ। What? आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। क्या कहा? मैं IPS ऑफिसर इकबाल हूँ, कोई आम आदमी नहीं जिससे जब चाहे तब मिल लोगे। ठीक है, ड्यूटी खत्म करके ही मुझे फोन करना। ओके। अच्छा सुनो, तुम्हें बर्थडे का एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या है? कहाँ है सरप्राइज? तुम्हारे चैनल का कैमरा लेकर एक जगह पर पहुँचो, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक हॉट न्यूज इंतजार कर रही है। ओके ओके डियर। सॉरी फ्रेंड, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मुझे जाना होगा। वो मेरा बर्थडे गिफ्ट रेडी है ना, उसके लिए मेरा जाना जरूरी है। मैं बाद में कॉल करूंगी, उसके बाद हम सब मिलेंगे। बाय बाय। सर एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सर, प्लीज सर लिसन। सर प्लीज सर, बताइए सर। एक्सक्यूज मी सर, कौन है ये लोग? देश में चल रहे आतंकवादी गतिविधियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो इस बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का नतीजा ये निकला कि इस समस्या का हल जल्द निकाला जाएगा। अब देश की कुछ खबरें जानते हैं। तिरटंडी शहर में आज तड़के जो रेड डाला गया, उस पर हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं। चल बे। इस रेड के दौरान हमारे चैनल की रिपोर्टर अलीना उस जगह पर मौजूद थी। आइए सुनते हैं उनसे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी हम कमिश्नर से बात करेंगे, वो हमें बताएंगे पूरी डिटेल में। सर बताइए सर, ये सर प्लीज सर बताइए सर। एक्सक्यूज मी माया, कल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके कारण ही पुलिस ने ये रेड डाली है। और अभी तो हमने जनता को सिर्फ ये सैंपल ही दिखाया है, क्योंकि पकड़ा गया आदमी नटराजन का खास आदमी है। नहीं, आप कुछ भी मत बोलो। आपको किसी और की उलझुल बातें सुनकर कहीं भी इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सुनो, तुम्हारे कहने से अरेस्ट कराया गया वो सिर्फ मिनिस्टर का भाई नहीं है, बल्कि वो नटराज का खास आदमी, बल्कि उसका सेक्रेटरी भी है। हाँ,
आप जो कह रहे हैं सेक्रेटरी गरीब लोगों की सेहत बनाने के लिए दूध नहीं दे रहा था, बल्कि शराब, गांजा, चरस, अफीम ये सब का धंधा कर रहा था। वो ये सब कैसे बेचना है उसकी क्लास चला रहा है। विश्वनाथ, पार्टी में सब नहीं चलता अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब पार्टी में नहीं चलता है। ऐसे ही ध्यान न देने से कोलमपुरम में बम ब्लास्ट हुआ था और कश्मीर में बम ब्लास्ट होने से हमारे कई नौजवान मारे गए थे और शांति से रहने वाले हमारे शहर तमिलनाडु में ये सब साजिशें चल रही हैं। ये ठीक नहीं है। अगर हमने अब कुछ भी किया तो विपक्ष की पार्टियां हमें पतंग बनाकर उड़ाएगी और तुम्हें कलंक बना करके सामने पेश करेगी, समझे क्या? ऐसा नहीं है सर, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं इलेक्शन में खड़ा होकर इसलिए नहीं जीता कि मैं आलीशान गाड़ियों में घूमूं, बल्कि इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए जीता हूँ। बताइए, आपको इसमें कोई शक है क्या? विश्वनाथ, नटराज को तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। उसका कोई समाधान निकालोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सीएम, जवाब निकालने के लिए उसे टॉर्चर मत करो। उसे अभी कुर्सी पर बैठकर राज करने दो। हम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, हम इसको यहीं खत्म करना चाहते हैं। वेल डन मिस्टर मिनिस्टर विश्वनाथ। इस तरह से तुम इस कुर्सी पे बहुत दिन तक नहीं टिक पाओगे। पुलिस से कह के हमारे लोग अभी छुड़ा दो। ये क्या, मैं तो एक साधारण सा मंत्री हूँ। अगर कोई हमारे समाज में कुछ गलत कर रहा है, अगर उसे पुलिस पकड़े तो उसका जो फैसला है वो पुलिस और कोर्ट ही करेगी। इसमें कोई शक नहीं है सीएम को। एक मिनट, ये जो पद तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से मिला है ना, उसे पा करके तुम ज्यादा उड़ो मत। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एहसान है। अगर हमारे खिलाफ कदम उठाओगे तो ज्यादा दिन तक इस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस पार्टी में मिनिस्टर बने हुए। यहाँ की बारीकियां सीखने में अभी तुम्हें बहुत समय लगने वाला है। तुम्हारी इस हरकत से कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है और हमारे खिलाफ तुम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो। समझ गया, गुंडे ही तुम्हारी असली ताकत है। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे जो वोट मिला है वो साधारण लोगों का वोट है। मेरे देश के खिलाफ कदम उठाने वाले लोग इस देश में नहीं रह सकते हैं। इसका भाई अत्याचार और अन्याय करके बंगला और रिजॉर्ट में अच्छे से घूमेगा, और तो और जो पुलिस उसे ढूंढने जाती है उसे अपमान और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ की यही हालात हैं और हम कितना सहन करेंगे, आप ही जवाब दीजिए। और हमारे लोग ये कब तक सहन करेंगे? इसका कारण पूर्व मंत्री हो या पूर्व मंत्री का बेटा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और तो और मैं उसे जेल की सजा दिलाकर ही रहूंगा। और इसका फैसला आप करेंगे सीएम सर। हमारी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करने वाला कोई भी उसकी जरूरत नहीं। जिस राउडी का जहाँ जहाँ पर भी कांटेक्ट है, और तो और उन्हें कौन हथियार सप्लाई करवाता है, उन सबको पकड़कर जेल के अंदर डालना ही होगा। और ये सब करने के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। सारी बातें आपने सुन ली ना? गुड। सीएम को पता है या नहीं, शाम को पत्नी से लड़े तो रात में अकेले सोना पड़ेगा, कह देता हूँ। वो एक कहावत तुमने सुनी होगी कि सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने उसे खोद के जगा दिया। करेक्ट, अब ऐसा ही होगा। चलो बाहर उतरो, गाड़ी की तलाशी लेनी है। किस लिए सर? बताऊंगा तभी गाड़ी से उतरोगे। पिताजी बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा, इस रास्ते से कौन सा हॉस्पिटल आता है? वो क्या है सर, सिटी हॉस्पिटल में सर। इस घने जंगल में सिटी हॉस्पिटल ढूंढने निकले हो तुम? हाँ,
बैठो बैठो। अभी आप कैसे हैं सर? सर में काफी दर्द है। अच्छा, तुम कॉफी पियोगे? नहीं सर, मैं अभी पी करके आया हूँ। ओके, उस केस के बारे में कोई अपडेट? सर, विजय कुमार को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं सर। गुड, लेकिन उसे तुम कैसे जानते हो? सर, उसके बारे में कहें तो उसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास है सर। सर, वो 10 से लेकर के पीजी तक स्टेट लेवल रैंक होल्डर था। उसके बाद उसने जर्नलिज्म किया, फिर कुछ दिन प्राइवेट कंपनी में काम किया। 9 महीने काम करके नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज में पार्ट टाइम 1.5 साल तक काम किया। फिर मुंबई में पब्लिश हो रहे माइंड मिरर में 2 साल काम किया उसने। वहां चीफ एडिटर से पंगा हो गया। उसके लिए उन्होंने केस को फाइल नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखा, मुंबई छोड़ देने का। वहां उसे बुरी आदतों की लत लग गई, जैसे ड्रग्स। 1 साल पहले मैं रूरल एरिया में काम कर रहा था, तब मेरे हाथ लगा था। बाहर में लफड़ा किया था उसने एक इंसान को चाकू मारा, लेकिन वो नहीं मारा था। मैंने जब उसे पकड़ा था, उसके हाथ में ड्रग्स था। उसकी जमानत देने के लिए कोई नहीं आया। वो अभी तक जेल में ही है सर। वो फोन उठाकर देखो किसका है। हेलो। हाय मेरे प्यारे पुलिस, कहाँ हो तुम अभी? कल गुंडों के साथ तुमने क्या खेल खेला? बहुत मजा आया मुझे। मैं सर को देता हूँ। सर। अरे हेलो, कम से कम तुम अपना मोबाइल फोन तो खुद उठा लिया करो। उसके लिए असिस्टेंट रख लिया क्या? तुम फोन कहाँ से कर रहे हो? आसमान से। मैं इतनी दूरी पे रहती हूँ ना, इसलिए। बताओ बात क्या है? सुनिए पुलिस जी, आप गुंडों का पीछा कर रहे हैं, ये बात मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना आपको। तभी तो मैं लाइव सबको दिखा पाती ना। बताइए। अच्छा, इस वक्त एक सिटी का बहुत बड़ा मंत्री सीरियस हालत में है। क्या तुम उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा सकती हो? ये सब बात छोड़ो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? नहीं, बस थोड़ी सी दिमाग पर चोट लगी है, और कुछ नहीं। दिमाग पे चोट लगी है? हम रेडी हैं। ठीक है, मेरी रिपोर्टिंग की टाइम हो गई, पर फोन कट मत करना, ठीक है ना? नमस्ते, मैं एलिना एंटोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। सिटी पुलिस कमिश्नर ने जो कल रेड डाली थी, उस रेड में 2 गुनहगारों ने पुलिस वालों पे हमला किया है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। उन लोगों पे डकैती, हत्या के बहुत सारे आरोप हैं। ये लोग पुलिस से बहुत पहले ही बच के भाग रहे थे। इसके बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस कमिश्नर हमारे साथ लाइन पे है। कमिश्नर मिस्टर इको, आई मीन कमिश्नर सर, अभी आपने मेरी बातें सुनी होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस हमले में आपको चोट लगी है? आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आपको चोट लगी है, यही बात है ना सर? सॉरी सर, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? ये खबर आपको किसने दी? मीडिया से बात करने के लिए पुलिस का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है? आप उनसे बात कीजिए। माफ करिएगा, फोन कट गया या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी हो, मुझे लग रहा है कमिश्नर सर अभी बताने के मूड में नहीं है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सर, ये तो ड्रग और शराब पी करके पड़ा है, और काफी टाइम से ये तो बेहोश भी पड़ा हुआ है। सर, आप इसको कोर्ट कैसे ले जाएंगे बताइए? ये हमें पता है। लीकर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शराब पीने के बाद आदमी सच बोलता है। ऐसा हो तो सबको आदर्श बार में ले जाकर पिलाना पड़ेगा सर। सच अपने आप बाहर आ जाएगा, हमारी मेहनत भी बच जाएगी सर। चलो चलो, मजाक मत करो, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करो। चलो अब जल्दी से लॉकअप को खोलो। चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपके पास एक सिगरेट मिलेगी क्या? दूंगा, मेरे साथ चलो। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? सिगरेट के बिना बहुत सुना सुना लग रहा है। तुम्हारी सर्विस और कितने सालों तक है? 3 साल बाकी है सर। तुमने काफी अच्छी तरीके से अपनी सर्विस निभाई है, और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक अच्छा अवार्ड मिले। तुम डिजर्व करते हो। इतने समय से मैं अंधेरे बंद कमरे में रहा, और आज देखो मैं खुले में हूँ, मजा आ रहा है। लेकिन एक बात है, मुझे अपने सामने किसी इंसान की शक्ल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मुझे आज खुशी हो रही है। हाँ, एनीवे, चलो लाओ जल्दी सिगरेट लाओ। हाँ? यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। 2-3 रुपए की सिगरेट मैं 500 रुपए में यहाँ पर खरीद रहा हूँ, और फिर भी तुम मुझे सिगरेट पीने से मना कर रहे हो? ये गलत है, ये अन्याय है, ये सिस्टम गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लोग ये सिगरेट बनाते हैं, उन्हें इसकी मैन्युफैक्चरिंग से करोड़ों रुपए मिलते हैं, और एक मिनिस्टर आकर इस सबको कंट्रोल करता है, और वो आपको भी खरीद लेता है, सबको खरीद लेता है। ओह सॉरी,
माफ करना, गलती से सच निकल गया। मारिए मुझे, मारिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मुझे यहाँ मारने के लिए ही लाए हैं। मिस्टर विजय, हम यहाँ पर आपको न मारने के लिए न ही आपको कोई हानि पहुँचाने के लिए लाए हैं। हमारा डिपार्टमेंट बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहता है। हंसो मत। सॉरी। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आदमी रखा है कि इससे कितना हंसना चाहिए ये वो बताएंगे क्या? चुपचाप रहो, सर की बात सुनो। गिव मी अ वेपन, तभी तो मैं किसी को मार पाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं है। ज्यादा बकवास मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स, एक गहरी सांस लो। ओके, तुम जो भी जानते हो ना वो हमें चुपचाप बता दो बस। वो क्या है कि कुछ कैदी तुम्हारे सोने के बाद सेल से बाहर निकलते हैं, राइट? मैं जानता हूँ और ये चीज मैं बड़े गर्व से होते हुए देखता हूँ। और ये लोग जाने के बाद अगले दिन पेपर में जो खबर छपती है वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कितने लोग मरे, कहाँ बम फटा, यही सुनने में तो इंटरेस्ट आता है। कईयों की जाने जाती हैं, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। यस, दैट इज द ट्रूथ, द नेकेड ट्रूथ। मार्केट में इस वक्त इनके सिर की बहुत कीमत है। एक आदमी के सिर की कीमत लाखों रुपए है। और इसी काम के लिए तो कई लोग इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और लाखों रुपए कमा लें। ये बहुत ही अच्छा काम है, क्यों है ना? हाँ? फांसी दिए हुए कैदी को जेलर बाहर निकाल देते हैं और इंस्पेक्टर भी साथ देते हैं और उनसे ही अपना काम करवा के ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, शराब पीते हैं। उनका यूज आपको भी करना है तो बता दीजिए। शेखर, एंथनी, जाफर, इब्राहिम, करीम, और चाहिए बोलो, और कितना चाहिए बोलो। ओके, रिलैक्स। लुक, इस फोन में ए नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नंबर सेव हुआ है। इसे डायल करोगे तो कॉल मुझे लगेगा। रात को जब कैदी बाहर निकले तो मुझे फोन करना, ठीक है? और सेल के अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ध्यान रहे किसी के हाथ ना आए। समझ गए ना? इससे मेरा क्या फायदा? भाई क्या चाहिए? मुझे फांसी की सजा चाहिए। मैं दोबारा इंसानों की शक्ल ना देख पाऊं, इसलिए मुझे मरना है। मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। हाँ? If I am dead, तो क्या आप लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए आएंगे? मैं तो यही सोच रहा हूँ। अरे मत तोड़ो, अरे गारंटी दिया तुम लोगों पे, खुदा की लानत पड़ दे। अरे दया करो, अरे कौन सा कोई देखो तोड़ रहा है। अरे रोको रे, अरे बर्बाद हो गया रे। मत तोड़ो। सर, आप जरा हटिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार का ऑर्डर है, हम तोड़ेंगे। हमने आपको वोट दिया तभी आप जीते हैं। हमसे जमीन छीने और हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ये वक्त बातचीत करने का नहीं है। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना ही होगा ना। अपने अधिकार की बात बाद में कीजिए। हमारे घर को तोड़ फोड़ करके न्याय की बात करते हो? मुआवजा सिर्फ कागजों में होते हैं। हमें पहले मुआवजा दीजिए तब अपना काम शुरू कीजिए। उसके बारे में मैं नहीं जानती। दरअसल ये जगह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। उनके ऑर्डर पे ही मैंने ये कदम उठाया है। हम लोग बारिश में, कड़ी धूप में, मेहनत से, खून पसीने से बनाया हुआ घर है ये। आप कुछ भी करिए, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। कलेक्टर मैडम, जितनी जल्दी आप यहाँ से चली जाएंगी आपके लिए अच्छा होगा। नो, ये मेरी ड्यूटी है। आप लोग ये जगह खाली कर दें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप सुनिए, कृष्णा भाई के वक्त शुरू हुआ है समस्या। हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। जाने को कहेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन एक बात है, इस जमीन के पट्टे पे जब हमारा नाम लिखे पेपर आप हमें देंगी तब हम ये बात मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। चाहे आप हमें जान से मार दो, लेकिन यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। कोई भी नहीं हिलेगा। हेलो, विश्वनाथ सर।
हाँ बोलो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, सीधे जाकर अटैक मत करना, पहले सॉफ्ट बात करने की कोशिश करना। फिर अगर वो ना माने तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाया जाता है इस बात को अच्छी तरह याद रखना। डराने के लिए 2 बार ऊपर गोली चला देना और उसके बाद गरीब लोगों के सीने पे तूने लात मारा है। हाँ? मिस्टर विश्वनाथ। हाँ मैं हूँ। चुपचाप उस कलेक्टर को वापस बुला लो। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जरूर पालन होगा। ये नियम तुरंत ही बदलना चाहिए। जो एक वक्त का खाना न खा सके और 1 इंच जमीन न खरीद सके ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर। उन लोगों को वहाँ से हटाकर उनकी जमीन पर आप एक ड्रीम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले मिनिस्टर के पद से रिजाइन करो तब चिल्लाओ और उनके साथ जाकर के सड़क पर हल्ला बोलो। सारे पॉलिटिशियन सड़क पर ही जाकर चिल्लाते हैं, समझे? वहाँ जाकर तुम अपनी वीरता दिखाना। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा है, इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। झोपड़पट्टी वालों को नोटिस पहले भिजवा दिया था, अब उस कॉलोनी में झोपड़पट्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर मीरा देवी को कनेक्ट करो। ये सब नाटक मेरे सामने तो मत करो। तुम कल इस सीट पर रहोगे ये कोई जरूरी तो नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। जिस जगह पर तुम अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हो उस जगह को भूल जाओ, चाहे तुम जितनी भी चमचगिरी कर लो। क्यों, कोई शक है? इससे पहले भी किसी ने यही किया था, लोगों को हटाने की कोशिश की उन्हीं की जमीन से और हमारी सरकार ने पकड़ के उसे जेल के अंदर डाल दिया। हम उन सब बातों से कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि ऐसी बातों को जितनी जल्दी हो सके हम पेटी के अंदर बंद करके रख देते हैं। उनमें से कुछ फाइलें आपके किए हुए कारनामों की भी हैं, और तो और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और कमिश्नर को भी नहीं अच्छे से पता। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। अब तुम्हारी रासलीला न्यूज में आनी चाहिए या उनकी भलाई की खबर न्यूज में आनी चाहिए, ये फैसला तुम्हारा है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो अपनी कुर्सी पर शांति से कैसे बैठूंगा? इसीलिए अपने दिमाग से अच्छे से सोचकर सही फैसला नहीं लिया तो तुम्हारी रासलीला देखकर लोग न्यूज पर खुश हो जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ। मुझे सीएम से बात करनी है। बेटी, बेटी, बेटी उठो। हमसे बात करने के लिए कोई गेस्ट आ रहे हैं, तुम जाके अंदर सो जाओ। आप जल्दी से आएंगे ना पापा? हाँ हाँ आता हूँ। सर आपने मुझे अचानक मिलने के लिए बुला लिया। तो तुम नटराज की समस्या वापस खोदने लगे? सर वो तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, तुम पुराने मुर्दे उखाड़ करके अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले रहे हो। इस समस्या में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तुम्हें। लोग यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें तुम्हारे गलत होने पर भी तुम्हें पद पे बिठा के रखा है। बात का बवंडर बनाएंगे लोग। तुम्हें इस पार्टी से या पद से कोई हटा सके किसी की औकात नहीं है, लेकिन तुम ही लोगों को अब मौका दे रहे हो। राजनीति के मैदान में दुश्मनों को बढ़ाना ठीक नहीं है विश्वनाथ। राजतंत्र नहीं रहा तो प्रजातंत्र हमें मार देगा। तुम अपने पद पर बने रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए तुम कभी भी मेरी सलाह के खिलाफ जाना भी मत। हाँ, और एक बात और याद रखना, इंसानियत भुलाकर तुम सिर्फ राज करो। राजनीति के तंत्र को अच्छी तरह से समझ जाओ, इतना याद रखना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा।
डॉक्टर वो कैसा है? इसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। प्लीज बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन ये बच नहीं सकता। माय गॉड। सर अंदर मत जाइए प्लीज प्लीज डॉक्टर। हे, मेरी बात सुनो। शेखर आंखें खोलो। शेखर, मेरी बात सुन पा रहे हो तुम? शेखर, अपना होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अभी बोलो। थोड़े शेखर दिन बोलो, में, कोशिश करो, कम ऑन। शेखर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। मैंने आपको क्यों बुलाया जानती हैं? सर। तो ठीक है, आप मेरी मदद करिए। कहिए ना सर। बात कुछ नहीं है, अगर सही कहूं तो बात उस कॉलोनी के बारे में है। उस कॉलोनी की जो फाइल है वो काफी दिनों से आपकी टेबल पर पड़ी हुई है और आपको उस पर एक्शन लेना है। तिरुवल्लुर से तिरतनी के बीच में सरकार की जो जगह है वो 66 एकड़ में है। उन लोगों को वो जगह दे दीजिए। इस तरह से उन लोगों से जगह छीनना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सर आप ये उन्हें लिखित में दे दीजिए और फाइल को क्लोज कर दीजिए। लेकिन वो नो, ये मेरा ऑर्डर है। कल ये सब चीजें न्यूज में आनी चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है। आप क्या सोच रही हैं? लेकिन सर बस्ती तो तोड़ने का ऑर्डर है। पता है, उसके कोई भी खिलाफ नहीं है, बस इसके बदले में उन्हें वो जगह देनी है। वहाँ पर रहने वाले गरीब लोगों की वो जगह एक दुल्हन की तरह है। वहाँ जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसे ना रोकने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बिल्कुल भी डरिएगा मत। आपके साथ ये विश्वनाथ है। लेकिन ये फाइल तो पास होनी ही चाहिए। सुनिए, जल्द से जल्द कोई फैसला कीजिए। एक तो अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, ऊपर से वो पेपर में भी छप रहा है। ये पेपर पढ़ना हमारा काम है क्या? हम क्या इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं? हम यहाँ के मंत्री हैं, ये बात आप ही कह दीजिए सर। हम इस लेडी कलेक्टर को ही गलत मानते हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है,
हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री है, कोई ऑर्डर दिया तो किसी से कुछ पूछे बिना साइन कर देगी क्या? मंत्री महोदय, आप जरा इज्जत से बात करें। सुनो, ये आखिर क्या बात कर रही है? हैं? एक IAS ऑफिसर के साथ इस तरह अपमानजनक बातें करना आपको शोभा नहीं देता। यहाँ के CM को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मिनिस्टर साहब ने मुझे जो कहा मैंने वही किया है। अपनी मनमानी करके तुम साइन कर रही हो, IAS पद का फायदा उठा रही हो। मिस्टर नटराज, एक कलेक्टर साहब इस तरह बात नहीं कर क्यों? सकते। ये अपना अधिकार लेकर के मुझे फांसी पर लटका देगी क्या? सिर्फ एक फोन कॉल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को नहीं कर सकती है क्या? ये एक छोटा सा काम भी ये नहीं कर सकती? तो CM साहब आप बताइए, इस घटिया काम के लिए आप क्या जवाब देंगे? बताइए। अरे इस बात का जवाब CM सर नहीं देंगे यार। अरे वो तो होम मिनिस्टर बनाने के लिए भी किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, लगता है कि वो और चीफ मिनिस्टर मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं। किससे क्या बात करना चाहिए इतनी भी तमीज नहीं है। अपने पद और अपने डिसीजन की गरिमा तुम लोगों से नहीं हो रहा और मैं कर रहा हूँ तो भी तुम लोगों को तकलीफ हो रही है क्या? मैं कर सकता हूँ। ये प्रूफ करिए। ये बात जो बाहर आई है उसका कारण और मंत्री सभा के खिलाफ इसने सवाल किया है। आप विश्वनाथ पर एक्शन लीजिए। आप राज्य के CM हैं, आप जवाब दीजिए। क्या नटराजन सर, आप कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? उसके खिलाफ हम एक्शन लिए तो वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सही तो कहा, अगर मंत्री सभा में इस बात को हम लोग नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं अगर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो 5 साल के बाद ही उतरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। उसको मरवा कर उसके इलाके में बाई इलेक्शन भी करवाना पड़े। मिस्टर नटराजन। नमस्ते। व्हाट फुलिशनेस, व्हाट रविश। आप क्यों बिना सोचे समझे काम करते हो? इस सभा में सभी लोग दिमाग से गए गुजरे हैं क्या? चुप क्यों हो? अब बोलते क्यों नहीं हो? क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा यहाँ पे? हाँ? क्या समझते हो अपनी मनमानी करोगे? लेडी कलेक्टर की बेइज्जती करोगे? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। सर, इस काम को करने में अगर मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़े तो इससे बेहतर होगा कि मैं इस काम को ना करूं और रिजाइन कर दूं। आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं, ऑर्डर तो मैंने दिया था। उन सब चीजों का असली जिम्मेदार मैं हूँ। मैं रिजाइन करता हूँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। ठहरिए, ये तो बताइए कि पार्टी से खुद रिजाइन करेंगे, हमें ही हटाना पड़ेगा आपको? क्यों डर लग रहा है? ध्यान से सुनो, अगर मैंने रिजाइन किया तो मैं अकेले नहीं जाने वाला, इसीलिए CM साहब को कहने दो। सब लोग इसके पैर पकड़ो, वरना घर बैठकर बर्तन मांजने पड़ेंगे। CM बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी बातों को आपने ध्यान से सुना है ना? इसके बाद मैं कुछ भी कहने के पोजीशन में नहीं हूँ। अब आप लोग ये फैसला करिए कि क्या करना है, राज करना है कि हमें रिजाइन करना है। फैसला करिए। सर, क्या बात है? क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक बार, लेकिन मुझे यहाँ मानना ही पड़ेगा। कलेक्टर को जो ऑर्डर दिया था वो मैंने ही दिया था। तुम्हें पता है जो आया है वो हूबहू बिल्कुल मेरी जेरॉक्स कॉपी लगता है। ये मैंने कलेक्टर की आंखों में देख लिया था। ये कैसे हो सकता है? आप जैसा कैसे दिख सकता है? और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कलेक्टर भी उसे पहचान नहीं पाया। यकीन करना ही पड़ेगा। होम मिनिस्टर विश्वनाथ होते हुए भी मैं कल उस गेस्ट हाउस में नहीं गया था, और तो और कलेक्टर मीरा देवी से मिला भी नहीं। वो कौन, उसे ढूंढ के निकालना ही होगा। के पता चलने से पहले उसे हमें ढूंढ निकालना होगा। अगर वो तुम्हें मिले तो ध्यान रहे कि उसे एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए। ये सिटी कमिश्नर इकबाल को होम मिनिस्टर विश्वनाथ ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है। उसे कैसे भी ढूंढ निकालो, और याद रहे उसे खरोच ना लगे। सर, अरे क्या हो गया? जल्दी ठीक करो ना। क्या करा हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। क्या खराब हो सकता है? हाँ, जल्दी करो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचे तो नौकरी चली जाएगी। हाँ? हाय, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? देखो ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये कब से ट्राई कर रहा मैं ठीक नहीं हो रही। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, मैं तुम्हारे साथ ही आती हूँ। तुम गाड़ी ठीक करवा के डायरेक्ट चैनल में आ जाना। सर के साथ मेरी शादी होने वाली है ना। हाँ, इसे पकड़िए जी। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मुझे देर हो रही थी, पीछे हटिए ना, बैठने दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कहीं और जाना। नहीं सुनना है, मेरी रिपोर्टिंग अर्जेंट है, मुझे जाना है। आज ट्रैफिक भी बहुत है। देखो तुम नीचे उतरो। मुझे नीचे उतरने के लिए मत कहना प्लीज। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आज ट्रैफिक भी बहुत है। मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी? भैया गाड़ी चलाइए ना, जल्दी करिए, चलाइए। आप बोलिए ना प्लीज।
ठीक है, गाड़ी ओ चलाओ। मेरे जानू। ए, पता है आपको, आज मैं जिस टॉपिक पे रिपोर्टिंग करने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। आपको देख के शौक लग जाएगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, इधर देखिए ना, ये शूटिंग मैंने की है। काफी अजीब बात है। नखरा मत करिए, देखिए तो सही। होम मिनिस्टर की तरह दिखने वाला आदमी हमारे शहर में कारनामे कर रहा है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नहीं, फिलहाल ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को मालूम पड़ा तो मिनिस्टर मीटिंग में मैंने जो भी बातें कही वो सब सच है तो मुझे उसका जवाब देना होगा। सर हाँ, मेरे जैसे आदमी को इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने के लिए मेरे दुश्मनों को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ और कारण है। जरूर वो को सोच रहे हैं। इसका हमें पता लगाना होगा। सर, इन सब के पीछे उन तमाम मंत्रियों की ताकत है जिसकी बदौलत हुआ है। इट्स टू डेंजरस। आपके बारे में जानकर सब कुछ कर रहा है वो। एक बहुत खतरनाक और सॉलिड प्लान बनाकर बैठा है वो। बहुत दिमाग वाला है सर। ये बात मुझे भी समझ में आ रही है। सर, ये देखिए सर, ये पूरा वेल प्लान था, इस बात का सबूत है। मिनिस्टर के ऑफिशियल एड्रेस से कलेक्टर को ये गया है और गेस्ट हाउस में अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेटर में कॉन्फिडेंशियल मैटर भी डिस्कस किया गया है। वो भले ही दो लोग हैं, लेकिन अंदर से कोई ना कोई उनकी मदद जरूर कर रहा है। सर, इस मामले में मैं और मेरे पुलिस वाले और डिपार्टमेंट एक हद तक ही आपकी मदद कर सकता है सर। नो, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, ये काम आप लोग खत्म करो। मिस्टर इकबाल, मुझे पता लगाना है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। अभी तो फिलहाल वो कहीं छुपा हुआ है, लेकिन जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट के हाथ लगेगा और उसके बाद हम जल्द ही उससे सच उगलवा लेंगे। चिंता मत कीजिए, वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। हे, रुक जाओ। पुलिस, अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वो आप ही हैं। इसीलिए कलेक्टर भी शायद धोखा खा गए थे सर। मैं भी कभी उससे मिलना चाहता हूँ। अभी वो आईसीयू में है। डॉक्टर का कहना है कि अभी वो होश में नहीं आया है। वो उसका इलाज कर रहे हैं। अगर आप अभी उससे मिलने के लिए गए तो मीडिया को पता चल जाएगा। लेकिन वो मेरा दुश्मन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें अब तक पता नहीं चला है कि सामने बिल्ली है या शेर, तो फिर हम कैसे एक्शन ले सकते हैं? हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ वो जिंदा ही रहे, ये मेरे मन की इच्छा है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ये कहाँ जा रही है माँ? तुम्हें तो अपनी ड्यूटी की पड़ी रहती है, इसलिए वो अपने मायके जा रही है। हाँ तो बता के जाना चाहिए था। माँ जी, क्या हुआ? बहू के पिताजी बीमार है, इसलिए घर से फोन आया था।
इससे कहा कि मेरे साथ चलो, उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ देर पहले ही हुआ है हाँ, यही 10 मिनट पहले। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उससे कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो गया नहीं तो वो खुद चली गई। ये तो हमेशा ही चलता रहता है, इसको ड्यूटी से कभी फुर्सत तो मिलती नहीं है, घर परिवार की कोई फिक्र नहीं। जल्दी हॉस्पिटल चलो। आखिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताइए भी। मैं से वॉक कर करके थक गई हूँ। मैं यहाँ पर वॉक के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, इसी बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा ये किसी से मत कहना, ठीक है? समझ गई? समझ गई। हॉस्पिटल में हम जिसे मिलने गए थे वो बिल्कुल मिनिस्टर की तरह दिखता है। हाँ, सच में। लेकिन मुझे एक डाउट है, वो एकदम हूबहू मिनिस्टर के जैसा कैसे दिख सकता है? इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। ये बात तुम किसी और से कहोगी तो वो जरूर यकीन नहीं करेगा, बट आई एम श्योर, मुझे पता है कि जरूर कोई मिनिस्टर की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है इस बारे में मुझे पता नहीं। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर निकालना है। हमें इस बात को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। एनीवे, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से मैं मुंबई जा रहा हूँ। काम खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द वापिस आ जाऊंगा। 19 बैच में रमन नायर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? इलाहाबाद में मैंने 2 साल तक उसके साथ काम किया। काफी अच्छा टाइम था वो मेरे बॉस की तरह नहीं बल्कि मेरे दोस्त की तरह रहता था। दरअसल वो एक जीनियस है, साइंस के बारे में उसे काफी जानकारी है। थोड़े दिन पहले मैंने उसका एक आर्टिकल पढ़ा जो उसने ट्विंस के बारे में लिखा था, और इसी सिलसिले में मुझे उससे बात करनी है, इसीलिए जाना होगा। और मुंबई पुलिस से ये मेरी अनऑफिशियल विजिट होगी, क्योंकि परमिशन के लिए अगर वेट करूंगा तो बहुत दिन चले जाएंगे। तुम जानती हो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम मीडिया के सामने मेरी बुराई मत करना, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? ओके? ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। ओके बाबा। मेरा एक भाई था जिसे खून देखते ही चक्कर आ जाया करते थे। खेतीबाड़ी का काम करने वाले माँ बाप के लिए अपने सर पर बासी चावल लेकर जाते थे, और मेरी उंगली पकड़कर वो भी आता था मेरे साथ। माँ बाप के मरने के बाद उसे पालने के लिए काफी कष्ट करने पड़े मुझे, उसे पढ़ाने के लिए, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए। उसका नाम था बाल सुब्रमण्यम, भाई का नाम शिव सुब्रमण्यम। उसे जानते हो? भाई मैं सिर्फ तुम्हारा भाई हूं। 12 साल की उम्र से मैं बाप की तरह तुम्हारे साथ रहा हूं। मुझे बताओ, अच्छे भले लोगों को, मासूम लोगों को मारकर तुमने क्या हासिल कर लिया?
गलत तरीके से पैसे कमाकर कभी कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है, समझे तुम? तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आ रही है? छे, कैसे तुम एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ गए? वो भाई, मैं ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इतने दिन से तुम्हें बाहर लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और पैसे कमाए, ये तो तुम जानते ही हो ना। और तुम्हें बाहर लाने का यही आखिरी मौका है, समझ गए? लेकिन क्या बाहर आकर भी यही काम करोगे? मैंने इससे एक वादा किया है कि मैं इसे पुराना सुब्रमण्यम जरूर वापस दूंगा। तुम इससे शादी करो, इसलिए मंगलसूत्र भी तैयार है, बस तुम्हारे सुधरने का इंतजार है। तुम सुधरोगे ना? तुम वादा करो कि गलत रास्ते पर अब तुम फिर से नहीं जाओगे ना? ये भी यही सुनना चाहती है, बोलो। कैथरीन, बाला, सर टाइम हो गया है। हाँ तो मिस्टर चार्ली, हमारे साइड से ऑपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन एक बेवकूफी के काम से सब बर्बाद हो गया। उस कॉलोनी को टूटने से बचाकर उसने कॉलोनी वालों की नजर में हीरो बन गया और वो उसमें फंस गया। अच्छा हुआ कि वो मर गया। उसकी जान ना बचने के कारण हम सब सेफ हो गए, समझ गए? मिस्टर मिनिस्टर, चार्ल्स के बारे में क्या जानते हो? 35 साल से हम दोनों दिल से एक ही सोच से जी रहे हैं। अगर उसके बारे में कुछ गलत कहा तो नहीं, एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, हर मिनट कीमती होता है। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए और करोड़पति बनने के लिए और कामयाब होने के लिए और बिजनेस के साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, अपना और अपने भाई के भरोसे के लिए। लेकिन वो यहाँ एक चोर की तरह जिंदगी गुजार रहा है। तुम बहुत दिमाग वाले हो, मैंने सुना था चार्ली। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस प्रोग्राम से डिसाइड भी करवाया था, मैंने तुम्हें भेजा था कि नहीं? हाँ, मेरे प्लान में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों खुद अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं। हम जो भी करते हैं और हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। बस 4 दिन का टाइम दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों भाइयों को बड़ी बात करने की बहुत आदत है। तुम्हारे भाई ने सिंगापुर में यही किया था और आज देखो, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। मैडम प्लीज। क्या हुआ? मैंने सच कहा तो मिर्ची लग गई? कैरिबन ब्रदर्स में ताकत नहीं है। जब देखो तुम दोनों सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते कैथरीन, मैंने उसी दिन कहा था कि इन पे भरोसा मत करो, सब कुछ बेकार हो गया। सुनिए मिस्टर चार्ली, ये सब क्या है? बस मुझे 4 दिन का और टाइम चाहिए। तब तक होम मिनिस्टर की टेबल पे रिपोर्ट फाइल में मिनिस्टर का सिग्नेचर हो चुका होगा। आपके दिए हुए पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं मैं। कैथरीन, अब हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? चलो, हमें चलना चाहिए। जब मैं कल उससे मिली तो मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। मेरा बाला किन हालातों से गुजर रहा है। मैंने यहाँ आकर गलती की। हाँ, ये बात तो सही है। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन इंतजार करना होगा। 6 सालों से तो इंतजार ही कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, हमें चार्ली पर ही भरोसा करना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो सही तो कह रहा है, लेकिन मैं सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम दोनों को फिर इससे मिलवा कर ही रहूंगा। मेरा विश्वास करो। अब चलें? कम ऑन। कैरेबियंस ब्रदर्स। हाँ सर, ये उनका निकनेम है। तुम इस पर पूरा यकीन करते हो? वो क्या है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है सर। मुंबई पुलिस के दिए हुए रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, और तो और ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत भी है। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसीलिए उसे पकड़ा नहीं गया है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हम पकड़ लेंगे उसे। मेरी जानकारी में बहुत साल पहले इन कैरेबियंस के खिलाफ न्यूज़पेपर में कुछ छपा था। ये गैंग फिर से रिएक्टिव हो गया। इसके बारे में कोई मुंबई पुलिस से न्यूज मिली है क्या तुमको? सर, रिपोर्ट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। देन व्हाट एल्स? मुंबई के पास एक जगह है जिसका नाम है वसई। वहाँ से बोट से अंदर आते हैं और उस ग्रुप में खून और डकैती करने वाले बहुत से जवान लड़के भी शामिल हैं, और सबने मिलकर इस गैंग का नाम रखा है कैरेबियन गैंग। इससे उसका क्या संबंध है? वैसे कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन पौंडीचेरी में रहने वाले एंग्लो इंडियंस ही
कैरेबियन ब्रदर्स के पेरेंट्स हैं सर। हमें पता चला है कि मुंबई में जो गैंग वॉर हुआ है उसमें इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब बदला लेने के लिए इन लोगों ने उसके नाम से अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया, यही कहना चाहते हो? जी नहीं सर, ऐसी हिस्ट्री उनके पास नहीं है। जब वो करीब 10-12 साल के ही थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी सर। फिर इनका ख्याल एक ऐसे फैमिली ने रखा जो 6 महीने बाहर तो 6 महीने समंदर के बीच अपनी जिंदगी काटती थी। ये उनके पिताजी के दोस्त की फैमिली थी। उन्होंने उन्हें पाला, लेकिन वो क्रिमिनल्स थे, इसीलिए वो भी क्रिमिनल्स ही बन गए। उन्होंने मुंबई में एक कांड किया और फिर वहां से उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद वो लोग मलेशिया चले गए। ऐसे लोगों की जगह क्या है? यस, और इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े कांड होते हैं उसके पीछे कौन है आप जानते हैं? कैरेबियन ब्रदर्स। सारे बड़े बड़े गुनाह करके ये लोग आराम से बचकर निकल जाते हैं और किसी के हाथ भी नहीं आते। इट्स टेरिबली सरप्राइजिंग। बेसिकली चार्ल्स से सबसे ज्यादा खतरनाक है चार्ली। लेकिन ये लोग कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ रहते हैं और कोई भी ऑपरेशन हो ये लोग साथ में ही करते हैं, अकेले नहीं करते। और जब मिनिस्टर की जगह कोई दूसरा आया मैं तभी समझ गया कि ये और कोई नहीं चार्ली ही हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट देयर मोटिव? हो सकता है पॉलिटिकल मैटर के लिए यहाँ आया हो, या फिर कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, बता नहीं सकते। उनका टारगेट हमें पता नहीं। वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो हमें तुरंत ही एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि चूहे अपने बिल में घुस जाए, इन्हें खोद कर निकालना होगा। सर लेकिन नो नो नो, आइंदा इसके बारे में मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सर प्लीज, इसे आराम से हैंडल करना होगा। हमारे पास अभी उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। आपकी बात में रत्ती भर भी यकीन नहीं किया जा सकता है। होम मिनिस्टर बन के वो सबको धोखा दे रहा है, ये बात हो ही नहीं सकता है। सर उस दिन उसने खुद ही मान लिया था पब्लिक के सामने कि वो है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा सर। लेकिन हाँ, हम चार्ल्स को जिंदा नहीं पकड़ सकते सर। इसे हम कैसे हैंडल करेंगे? उसे पकड़ने के लिए अच्छी तरह से प्लान करके उसे ट्रैप करना होगा। इसके लिए टाइम लगेगा। उसे खुदकुशी करने का मौका हम नहीं देंगे। खुद की जान लेने से पहले ही मैं उसे पकड़ लूंगा। अब वो मुझसे बच नहीं सकता। अरे यार, इस ऑटो का अभी खराब होना था, अभी 20 रुपया का पेट्रोल डलवाता, फिर क्यों खराब हो गया? ये ऑटो हमें कुछ कमा के नहीं देगी, सिर्फ नुकसान ही करके देगी बार बार। अरे इसे क्या हो गया? धक्का देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। इस छोटी बच्ची को मैं तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। सुबह सुबह तो इसने मेरी वाट लगा दिया यार। अरे ये तो बहुत गर्म है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। अच्छा अंकल, आपके ऑटो को क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ओह, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे स्कूल जल्दी जाना होगा ना। ऐसी सवाल करे तो मैं कैसे जवाब दूंगा, तुम ही बताओ। ओहो, लेकिन मुझे तो लेट हो रहा है ना। अभी ठीक कर दूंगा। वो देखो, ए, रुको, डैडी आ रहे वहाँ मत हैं। जाओ, वहाँ मत जाओ, गाड़ी आ रही डैडी, है। बेटा रुकिए, बेटा डैडी। रुको, बेटा। हे गाड़ी साइड में रोको, साइड में रोको। रुक गए डैडी, रुक गए। एक मिनट अंकल, रुको, ये मैं बैग तो जाती लेके हूँ, जाओ। हाँ? आराम से बेटी, आराम दरवाजा से। खोलो। ठीक है, ध्यान से डैडी? जाना। सर मेरा ऑटो खराब हो गया सर। चलो जल्दी। हमारी जिंदगी अगर संतुलित है तो ये सब पेड़ पौधों की वजह से ही है। हमें इन पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन कुछ लालची लोग जंगल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए शपथ लेनी चाहिए। मैं एक पेड़ लगाऊंगी। पेड़ से जीवन है, पेड़ से जीवन है। पेड़ से शुद्ध वायु है, पेड़ से शुद्ध वायु है। पेड़ से हरियाली है, पेड़ से हरियाली है। सर जब आप आए हैं थोड़ा अंदर आइए ना। नहीं, वो क्या है कि सर स्कूल में प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप आएंगे तो बच्चे प्रोत्साहित होंगे सर। आइए ना डैडी। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं सर, अगर इस प्रोग्राम में आपका साथ मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है, आइए सर।
हमारे इस प्लांटेशन प्रोग्राम में आज हमारे बीच एक गेस्ट आए हुए हैं। आज हमारे स्कूल में माननीय होम मिनिस्टर साहब पधारे हुए हैं। ये सौभाग्य की बात है। सुनो बेटी, रुको, अपना बैग लेते हुए तो जाओ, भागो मत, ये बैग लेके जाओ। रुको बेटा। दादी ये देखो। अरे वाह, ये बैग भूल गई। सुबह स्कूल जाते हुए तो ऑटो खराब हो गया था। अच्छा हुआ इनका पापा आ गया और उनके साथ स्कूल चली गई एकदम टाइम पर। बहू जरा सुनना। माँ जी मैं चलता हूँ। दादी इसको फ्रेम करके मैं अपने कमरे में रखूंगी। क्या हुआ बेटा? जरा इस फोटो को देखो, कौन है इसमें? फोटोज तो बहुत अच्छे आए हैं। इस फोटो को मैं शोकेस में रखूं? डैडी तो आज स्कूल में आए थे हमारे। जब पहले आ गए थे तो आप इसकी स्कूल गए थे, बताया क्यों नहीं? कॉमेडी क्यों कर रहे हो? क्या ये सब तुम्हें मजाक लगता है? सर मैंने क्या किया? नहीं, तुम कुछ भी मत बोलो। मैंने तुम्हारी हर बात पे भरोसा किया, लेकिन ये सब क्या है? हाँ सर ये मैं नहीं जानता। मैंने तुमसे उससे मिलने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया, इसीलिए मैं तुम पे शक कर रहा हूँ। अगर वो आईसीयू में है और अपनी मौत से लड़ रहा है तो मेरी बेटी के स्कूल में कैसे आया? और तो और मेरी बेटी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। सर वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगा। और उसकी कहानी क्या है मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री है। जब वो लोग किसी एक काम को हाथ में लेते हैं तो उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। और तो और माफिया ग्रुप के राइट और लेफ्ट हैंड भी यही दोनों हैं। इन्हें कहते हैं मलेशियन कैरेबियन ट्विंस ब्रदर्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे जैसे हूबहू दो लोग। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। जब एक बार सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया तो पता लगा कि वो असली सद्दाम हुसैन नहीं था, लेकिन जब दोबारा उसे पकड़ा गया और उसका डीएनए टेस्ट कराया गया तब पता चला कि वो असली है या नहीं। इसलिए ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि चार्ल्स का डुप्लीकेट हमारे यहाँ है। और ऐसा गोलमाल करने वाला आपकी बेटी उसके हाथ में होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब उसका लक्ष्य पैसा नहीं, कुछ और ही है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। उसे और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। अभी पेशेंट कैसा है? सॉरी सर, नो हो, वो अभी वेंटिलेटर पर है। क्या मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ? ओह श्योर, लेकिन उससे भी आपको कोई जवाब नहीं क्यों? मिलेगा। अभी वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। ही इज इन कोमा स्टेज। मेरे हिसाब से जब तक वो मर नहीं जाता बेड पर ही रहेगा। वेलकम फादर। जीसस की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर। यस। दरअसल वो डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर फादर? वो क्या है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसे पुलिस यहाँ लेकर आई थी। ओह डॉक्टर सर, वो तो अभी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। ओह माय जीसस। क्या हुआ फादर? कुछ नहीं सिस्टर, मैंने सुना है वो पेशेंट एक क्रिश्चियन है। वो जो कोई भी हो उसके लिए मुझे प्रार्थना करना, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा भला हो जाए, इसीलिए मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्यूटी पर तो डॉक्टर है ही। जीसस तुम्हें आशीर्वाद देगा। कहाँ पर है वो ड्यूटी डॉक्टर? वो उस कमरे में है। एक्सक्यूज मी। हाँ
वेलकम फादर। हेलो सर। हाँ इकबाल बोलो। वो चार्ल्स मर गया। सच में? उसका किसी ने मर्डर कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है चार्ली ने ही उसे मारा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तुमने क्या किया? किसी ने देख लिया होता तो? मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ,
लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? ये सेक्रेटरिएट है, तुम थोड़ा वेट कर लेते तो मैं तुमसे आकर के मिल लेता। आखिर मैं तुम्हारे लिए कब तक इंतजार करूंगा? तुमने कहा था ना काम खत्म करने के लिए तुम मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारी बात मानकर ढेर सारा पैसा भी दिया और तुमने जब भी मांगा कभी मना नहीं किया। ये सब इतनी जल्दी भूल गए तुम? मेरा टाइम बहुत कीमती है। जानता हूँ, लेकिन एक आतंकवादी को रिहा करने के लिए हम ऐसा। अच्छा, ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे भर भर के पैसे लिए। बताओ कब छुड़ाओगे मेरे बाला को? कूल डाउन भाई, कूल डाउन। हमारे पास अभी एक टर्निंग पॉइंट है। रिलीज ऑर्डर पर साइन नहीं किया, एक मंत्री की जान ले ली, यही टर्निंग पॉइंट है। उसका गवाह जो है वो है शेखर। पुलिस के ट्रैप में वो मारा गया, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मिनिस्टर ने जेलर को बदल दिया। नहीं तो कोई भी किसी भी ऑर्डर में साइन ना करे तो मैं उसे इज्जत के साथ बाहर लाता। मैं आपके बाला को। क्यों, आपको कुछ शक है क्या? कैरेबियन ब्रदर्स आकाश को छुएंगे, लेकिन आसानी से कुछ भी ना किए इस धरती पर। मिनिस्टर की तरह आपने एक आदमी को ला करके नाटक किया। जल्द से जल्द आप अपने भाई बाला को बाहर ला सकते हो, ऐसा सोचते हो? मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिए थे क्या? जीत जाएं ये तो बहुत अच्छी बात है। चालाकी से मिनिस्टर को जेल में डाल के उस मंत्री की सीट पर चार्ली को बिठाकर बाला के रिलीज ऑर्डर पर साइन करवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को खत्म होने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। हाउ कैन बी मैनेज इट? अच्छा, तो तब तक चार्ली ही स्टेट का मिनिस्टर रहेगा। उसे कोई पहचान लेगा, इसीलिए उसने कोटा कॉलोनी में टांग अड़ाने की कोशिश की थी। वो मैं अच्छे से जानता हूँ। चार्ली मंत्री के भेष में उसकी बीवी और बेटी के काफी नजदीक रहा है। अगर उसमें जीता तो मैं उसकी चालाकी को सलाम करूंगा, और अगर खेल बिगड़ गया तो अगर वो पैसों से राज छिपाना चाहता है तो छिप नहीं सकता। सो हमें सेफ होने के लिए हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। हाँ, वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, ये उसका रिस्क है। हमें अपने फ्यूचर के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो आखिर में अगर हम बेवकूफ बन जाएं तो? What do you mean? अगर हम फंस गए तो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगर वो जिंदा पकड़ गया तो यहाँ की पुलिस उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहेगी। वो सब उगलवा लेगी, मेरा तुम्हारा सब कुछ उगलवा लेगी। कैरेबियन ब्रदर्स की हिस्ट्री और चैप्टर को क्लोज करने का भाग्य अगर यहाँ की पुलिस को मिली तो उसका क्रेडिट विश्वनाथ को ही जाएगा। अगर भगवान ने ये फैसला किया तो उसके बाद हम सब। यस, नाम रोशन किए हुए होटल साम्राज्य का मालिक भाई के साथ जेल की सजा काटना चाहते हो? किसी को कुछ भी कहने दो, किसी को कुछ भी मिलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं इससे पीछा नहीं हटूंगा। मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसकी तो किसी के बेटे को मारना भी पड़ा तो ये नटराज पीछे नहीं हटेगा। Oh, I'm sorry. It's okay. I'm sure, sir. विश्वनाथ सर का इस शहर में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में उनका कोई दुश्मन है, मुझे ऐसा लगता है। 6 साल पहले मैंने एक टेररिस्ट ग्रुप के आदमी को शूट किया था, क्या आपको याद है? उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। बाला सुब्रमण्यम नाम था उसका। यस यस। उसकी गर्लफ्रेंड और उसका भाई शिव सुब्रमण्यम उससे मिलने जेल में आए थे, और उसका भाई शिव सुब्रमण्यम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वॉरेन बफेट और उस जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो टॉप की लिस्ट में शामिल है, उसमें से ये एक है, और टॉप के 50 में ये शामिल है। वो इतना पैसे वाला उसका भाई टेररिस्ट कैसे बना? ये मुझे नहीं पता सर। आजकल तो आम आदमी भी टेररिस्ट बन जाता है। सर, बाला सुब्रमण्यम जब पढ़ने गया था तो टेररिस्ट ग्रुप्स ने उसका बैकग्राउंड देखकर उसे फंसा दिया, और उसके भाई को ये बात पता चलने में काफी देर लगी। ये सच है। कैरेबियन ब्रदर्स और इस केस का क्या संबंध? हमें ये जानना बहुत जरूरी है सर।
बहुत साल पहले कांड करके मुंबई से भागे हुए कैरेबियन ब्रदर्स ये शिव सुब्रमण्यम को जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर, आप जैसा दिखते हैं वो दोनों होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से खास डॉक्यूमेंट्स चोरी करने के लिए वो लोग इस तरह का चेहरा बना रहे हैं, ये उनका मास्टर प्लान हो सकता है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए मुझे पूछताछ करनी होगी उस बाल सुब्रमण्यम से। तो इंतजार किस बात का? लीगली उसे कैसे बाहर लाना है, बाहर लाकर पूछताछ करो। बता, कैरेबियन ब्रदर्स चार्लिस और चार्ली के साथ तेरे भाई का क्या संबंध है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे मारकर तेरे शरीर पर घाव बनाकर ये बुलेट अगर मैंने तेरे सिर में भी उतार दी तो मुझे सिर्फ सस्पेंड ही किया जाएगा। सो टेल मी द ट्रूथ। मैं नहीं जानता। तुम सिर्फ पुलिस वालों की मारपीट के बारे में ही जानते हो। तुमने जो सपने में भी नहीं सोचा था हम वो इस्तेमाल करेंगे। तुझे सब कुछ पता है, बता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या पूछ रहे? मैं नहीं जानता हूँ, मैं सच में नहीं तो नहीं जानता है? तेरी तो मैं चटनी बना कर रख दूंगा। नो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाला को मैं कैसे निकालूं? और वो होम मिनिस्टर तो बाला को तो रिलीज होने ही नहीं दे रहा है। अब तुम बताओ, मैं बाला को जेल से कैसे छुड़ाऊं? तुम लोगों से तो कुछ भी हो नहीं पा रहा है। चुप क्यों हो? 6 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, अब और नहीं। चार्ली, इस बार वो फंसना नहीं चाहिए। हम हर हाल में उसे जिंदा लेकर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ हैं। मुझे हर हाल में मेरा भाई वापस चाहिए, अभी और इसी वक्त। तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। दुनिया में इतना बड़ा करोड़पति हो तो भी अगर भाई की समस्या हुई तो दिमाग काम नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कैसे भी करके उसे बाहर लाओ, लेकिन तुम लोग नहीं ला पाए। तो अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? बिना किसी समस्या के उसे बाहर लाने का प्लान किया था, सही कहा ना मैंने? चार्ली, अब हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपके भाई को कैसे भी करके आप तक पहुंचा दूंगा, भले उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं उसे बाहर निकाल के ही दम लूंगा। क्या हुआ जी? बताइए ना। कुछ नहीं। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या आपको? कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है जिससे आप परेशान हैं। क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए ना। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो बता सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने तुमसे कहा ना। तुम जाके सो जाओ, मुझे आने में देर नहीं, होगी। अब भी चलिए। मैंने कहा जाओ ना। क्या हुआ इकबाल, इतनी रात में? आई एम सॉरी सर, इस समय आने के लिए माफी चाहता हूँ। फोन पर बात नहीं कर सकते थे। एक बहुत ही खास बात करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। क्या बात है? आपके नंबर का सिम कोई दूसरा यूज कर रहा है क्या? डुप्लीकेट सिम? हाँ सर, आपका मोबाइल यूज करके आपके ही सिम से कोई टेक्निकली प्लान करके ये सब कर रहा है। बैंगलोर में रहने वाले मेरे दोस्त से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है, उसने ये सब डिटेल्स दी हैं। हम इस नंबर से उसे ट्रेस करके उस आदमी को पकड़ सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। ये हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। सर, इसमें एक बात क्लियर पता चल रही है, उसका प्लान आपको नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोई दूसरा ही प्लान है। आपको आने वाले सारे कॉल्स और मैसेजेस वो सुन रहा है और देख रहा है। आपके सारे प्लान्स, अपडेट्स वो सब जानता है, उसे सब पता है। 1 सेकेंड। हाँ जॉर्ज, 2 दिन का मेरा सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। गुड नाइट।
हेलो इकबाल। हेलो सर। अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी गेस्ट हाउस में हूँ सर। मैं तुमसे एक राज की बात करना चाहता हूँ। कहिए सर। मैं 2 दिन का प्रोग्राम कैंसिल करके परमकुड़ी जा रहा हूँ। क्या बात है सर, इतना अचानक? राघव सर की शादी को 80 साल पूरे हो गए, इसीलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। अभी मुझे क्या करना होगा? बस तुम ये बात किसी और को मत बताना। तुम जब भी कॉल करोगे मैं तुम्हारा फोन अटेंड करूँगा। यस सर। आप कब तक निकल रहे हो? अगर मैं अभी निकला तो सुबह तक परमकुड़ी पहुँच जाऊंगा, ये मेरा प्लान है। ओके सर, पहुँचकर कॉल कीजिएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। वाओ, मैं इस शहर में नहीं हूँ ये जान के वो अपना खेल शुरू करेगा। वो कॉलोनी की समस्या में जरूर टांग अड़ाएगा। और तो और वो मेरे बेटी के स्कूल में भी गया था, इसीलिए अब वो चुप नहीं बैठेगा। अभी सब उसका फाइनल टारगेट रहेगा। आपने कुछ सोचा है सर? लास्ट एंड फाइनल प्लान। मेरी शक्ल का इस्तेमाल करके वो अपना काम खत्म करने जरूर आएगा। वो इकबाल, मुझे तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा टैलेंट चाहिए, समझ गए ना? यस सर। सर इतने रात में आप यहाँ? इतनी रात में आऊंगा तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग क्या करते हो। यहाँ कितने कैदी हैं? 318 लोग हैं सर, उसमें 42 लेडीज है, वो भी उस ब्लॉक में सर। हाँ। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए ना। क्या है? वो क्या है कि इसे खोलो। सर वो मैंने कहा खोलो। सर पीछे हटाओ, दूर हो जाओ, पीछे हटाओ, नहीं तो मार दूंगा। पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आगे नहीं आ रहा, पीछे हो जाओ। चल ताला खोल, मैंने कहा ताला खोल, चल। अरे जल्दी खोलो। चल बाहर आ, चल जल्दी आ, कोई पीछा नहीं करेगा। मेरे पीछे मत आना। Yes. What? Home Minister. हेलो सर। वो तो मैं जानता हूँ, उसका प्लान पूरा हो गया। सर मैं चलता हूँ। जरा रुको। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हो तुम? एक आदमी बाकी है। सब जगह पुलिस वाले हैं, जानते हो ना, सावधान रहना। सर सारी बातें मुझे पता है, चलो गाड़ी में बैठो। सर वो मैंने कहा बैठो। तुम्हारे बॉस को मैंने फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। अब एक काम करो, तुम उसे कॉल करो। वो कहाँ पर है मुझे मालूम नहीं। सिटी में ही होंगे सर। क्या कहा? आप सुनो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए, तुम्हारा कमिश्नर इकबाल। तेरी तो मैं तुझे तो मैं
हेलो राजू, कहाँ हो तुम? हो सकता है अभी वो नर्क में होगा। उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। यू ब्लडी। तो मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता चल गया? मैंने तुम्हारे राइट हैंड को मार के फेंक दिया। hey. चार्ल्स को तुमने मारा है, तुम ही मेरा नेक्स्ट टारगेट हो। तुम कहाँ गए हुए थे? हे रुको, अभी आर्ग्यू करने का वक्त नहीं है। आज रात ही तुम फैमिली के साथ निकल जाना 2 टुकोरिन तक बाय रोड, और उसके बाद विजय की बोट से कोलंबो तक, और फिर कल रात वहां से लंदन। लंदन में हम हमारे होटल में मिलेंगे। अरे हर कदम सावधानी से रखना जरूरी है। पूरा शहर पुलिस से भरा पड़ा, जानते हो। हमने जो किया वो बहुत ही बड़ा है। तो अब मेरा काम तो खत्म हुआ। वो विश्वनाथ है, मिस्टर विश्वनाथ, उसे मार दो। तुम विश्वनाथ नहीं, चार्ली हो। तो मैं कौन हूं? तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे टारगेट बन गए हो। तुमने खुद ब खुद मुझसे दुश्मनी मोल ली है। मेरा चार्ल्स, मेरा भाई, उसका हाल देख के मैंने उसे मारा, अपने इन्हीं हाथों से मार दिया उसे। उसकी जान गई इसी शहर में। अगर मेरी भी जान चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं हार गया तो इस दुनिया में मैं अगर कहीं भी रहूंगा तो वो मुझे सुनाई देगा। इसीलिए तुम्हें यही खत्म करूंगा। मैं ऐसे क्लाइमेक्स खत्म नहीं होने दूंगा। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसीलिए आप दोनों लड़ेंगे। उनमें से कौन जीतेगा मैं ये कह नहीं सकता हूँ।
अपने आप को सेव करने के लिए तुम दोनों के लड़ने से कुछ नहीं होगा। अभी हम दोनों मिनिस्टर हैं। इस सिचुएशन में हम दोनों में से किसी एक को कम से कम हार्ट अटैक तो हो जाना चाहिए। एक्स मिनिस्टर बालाकृष्णा के जैसा कम से कम एक कार्डिक अटैक तो होना चाहिए। हाँ यार, मैंने ही बालाकृष्णन को मारने के लिए कहा था। तू प्रूफ ला सकता है? तुम मेरे भाई को पकड़कर मेरे खिलाफ उसके मुंह से कुछ भी सच उगलवा लोगे, यही सोच रहे हो ना? उस सच को जानने के बाद तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे, क्यों? मिस्टर शिवा, इस बार बाला के साथ चार्ली नहीं जाएगा। मेरी बात तो सुनो नटराजन। तो बाला को सेफ जगह पहुंचाने के लिए और उसे प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरा आदमी भेजूंगा। कैरेबियन ब्रदर्स का चैप्टर हम यहीं खत्म कर देंगे। कल आने वाली न्यूज में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव न्यूज यही होगी। चार्ली को खत्म कर दिया गया और ये अनाउंसमेंट नकली होम मिनिस्टर के मुंह से किया जाएगा। जब तक सब कुछ सेफ नहीं हो जाता तब तक तुम होम मिनिस्टर की सीट पर रहोगे। ये है मेरा खेल। उसके लिए ये रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ? डोंट मूव। बंदूक नीचे। गन तुम नीचे करो, जल्दी नीचे करो, जल्दी करो। हाँ, कैच हिम। भैया 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 ये क्या हो गया? भैया 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 हाँ नटराज, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। टेररिस्ट और माफिया का स्वागत करके, उनकी मेहमान नवाजी करके, कानून को वैश्यावृत्ति बनाने वाले तुम जैसे गंदे नेताओं की वजह से हमारे देश और राज्य का बहुत बुरा हाल हुआ है। तुम जैसे लोग पैसों की लालच में आकर अपने देश से और अपने राज्य से गद्दारी करते हो, इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम जैसे करप्ट लोगों को खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोगों को भगवान इस धरती पर भेजते हैं। तुम्हारे किए गए काले करतूतों का मैं पर्दाफाश करूंगा और सारी जनता को ये दिखाऊंगा कि तुम लोग कितने करप्टेड और देशद्रोही हो। नीति न्याय धर्म की बेइज्जती करने वाले तुम जैसे पॉलिटिशियन को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेचारे गरीब लोगों का तुम लोगों ने कितना खून चूसा है और तो और उनका दिल दुखाया जिसने तुम पे भरोसा किया। तुमने जो गुनाह किया है उसका जवाब तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि सड़क पे आकर देना होगा, समझे? वो सजा मैं तुम्हें खुद दूंगा। ऐसे गंदे पॉलिटिशियन खुदकुशी करते हैं, ऐसा लोगों को पता होना चाहिए। इसका किया गया गुनाह अगर लोगों को पता चले तो सही पॉलिटिशियन को भी लोग गंदी नजर से देखेंगे। पॉलिटिक्स को जो लोग अपनी जान समझते हैं उन्हें ये जान के खुशी होगी